जय हिंद दोस्तों, मैं रॉबिन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक काल, जिसका टाइमलाइन हमारा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। हमने पिछली क्लास में आपको पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता पूरी करा चुका है। आप उस वीडियो को जाके देखें, अगर वीडियो नहीं देखी हो तो। जब इस टॉपिक को पूरा देखें तब ये जो हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, ये आपको पूरा समझ में आएगा। पहले टॉपिक हमारे क्या होने चाहिए, पूरे पक्के होने चाहिए, तभी हमारा आगे का टॉपिक समझ में आता। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता है इसके स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं। तो इसकी जो वैदिक सभ्यता के जो हमें स्रोत मिलते हैं वो हमें मिलते हैं वैदिक साहित्य। हम आपको लिए बता दें, आज का जो टॉपिक है हमारा थोड़ा बड़ा है, इसीलिए आज हमने थोड़ा सा हमने इस पे पहले से लिख के रखा है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो और हमारा जो वीडियो ज्यादा बड़ा भी ना बने और आपको कम समय में अच्छी नॉलेज मिल सके। तो इसके जो वैदिक साहित्य के जो स्रोत है, हमारे वैदिक सभ्यता के स्रोत वैदिक साहित्य हैं। और इसका जो वैदिक साहित्य है, इनकी भाषा कैसी है, तो इनकी जो भाषा है वो संस्कृत में है। और इनकी जो वैदिक साहित्य, इनकी जो संस्थापक है वो आर्य थे। आर्य का जो शब्द है, आर्य किन्हें कहते हैं, तो उनको कहते हैं जो श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट, यानी कि एकदम विद्वान व्यक्ति होते हैं अपने समाज में। उस समय इनकी वैदिक सभ्यता के समय जो एकदम श्रेष्ठ उत्तम व्यक्ति थे, उनको हम क्या कहते थे, आर्य कहते थे। तो इन्होंने ही तो वैदिक साहित्य ही इन्होंने ही क्या वैदिक साहित्य का निर्माण किया। तो इन्होंने वैदिक साहित्य के कुछ वेद होते हैं, तो इन्होंने वेद लिखे। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं, वो हम आपको लिए आगे बताएंगे। तो वेद का पहले अर्थ जान लें। तो वेद का जो अर्थ है वो होता है हमारा जानना। तो जानना, वो क्या जानना, ये इसका क्या अर्थ है, तो इसको सामाजिक, धर्म, राजनीतिक और प्रकृति, इन सभी के बारे में जानना ही वेद कहलाता है। इनके वेदों में लिखा हुआ सामाजिक, धर्म, राजनीति, प्रकृति, इन सब जो हमारे तत्व हैं, ये सामाजिक, धर्म, राजनीतिक, प्रकृति, इन सभी के बारे में एकदम कंठस्थ तरीके से जानना ही वेदों में है। तो इनको लिए वेद कहते हैं। वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 हमारा अथर्ववेद। तो हमारा जो ऋग्वेद है यह एक प्राचीनतम ग्रंथ है। कैसा है? प्राचीनतम ग्रंथ। ऋग्वेद हमारा एक प्राचीनतम, सबसे पहला जो ग्रंथ हमारा वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के समय जो हमारी पवित्र नदी थी, पवित्र नदी वो थी हमारी सरस्वती नदी। ऋग्वेदिक काल के समय जो हमारी पवित्र नदी थी, कौन सी थी, वो सरस्वती नदी। ये आप पॉइंट रूप में अपनी किताब नोट्स में जो भी है लिखते रहें, जिस भी पेज पे लिख रहे हैं उसमें लिखते रहें। यजुर्वेद नंबर 2 हमारा था यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो रचना है वो यज्ञ का स्रोत थी। जो उस समय हमारे यज्ञ होते थे और आज भी यज्ञ होते हैं, जब उनका हम मंत्र पढ़ते हैं तो वो हम कहाँ से पढ़ते हैं, एक यजुर्वेद वेद थे यजुर्वेद, वहां से हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है, यज्ञ के लिए जाना जाता है यजुर्वेद। और सामवेद यानी कि तीसरा वेद है हमारा भारतीय संगीत का स्रोत। जितने भी हमारे संगीत कारक हैं वो सब हमारे सामवेद से ही क्या लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तब जाके हमारा ये एक संगीतकार बनता है। जैसे ये जो सारे गामा पाधा नीसा, ये स्वर जो निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, ये सब हमारे सामवेद अर्थ से, वेद से निकलते हैं। और अथर्ववेद जीवन के अन्य पक्षों का वर्णन करता है। अथर्ववेद जो होता है ये हमारे जीवन के जो अन्य अर्थ होते हैं उनका वर्णन करता है। जैसे विवाह, कृषि, जादू, रोग उपचार, रोग की पहचान करना आदि की क्या करता है, पहचान करता है। और पहले इन 3 वेदों के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को क्या कहते हैं, पहले वेदों को वेदत्री कहते थे, अब भी कहते हैं। और अब हम अपनी इसको नोट करने के बाद अपनी कॉपी में एक नीचे नोट्स डालें और उसमें नोट करें। अगर आपने नोट लिख लिया हो नीचे, तो हमारा पहला नोट में पहला बिंदु लिखें कि आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यानी कि जो हमारे आर्य थे, जो इनका पेय पदार्थ था पीने का प्रिय एकदम, तो वो था हमारा सोमरस। और दूसरा आपको बिंदु लिखना है कि आर्यों का प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय पशु था वो था हमारा घोड़ा, और देवता थे हमारे इंद्र।
और तीसरा हमारा पॉइंट है कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो होता है हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। और हमारा लास्ट नोट का पॉइंट है चौथा कि महाकाव्य दो हैं, कौन कौन से, एक महाभारत और रामायण। जो हमारा महाभारत महाकाव्य है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य हमारे भारत का है। तो अब हम, जैसा आपको पता है कि वैदिक सभ्यता हमारी दो वर्गों में बटी हुई है, एक ऋग्वेदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में। तो अब हम अपने ऋग्वेदिक काल को देखते हैं, आप इसको नोट कर लें। अगर आपने वो उतार लिया हो तो अब हम चलते हैं ऋग्वेदिक काल पे, जिसका ऋग्वेदिक काल जो है उसका जो टाइमलाइन हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। तो इसको हम कुछ पॉइंट हैं, इनको आप समझें। तो ऋग्वेदिक काल में जो जानकारी मिलती है ऋग्वेदिक काल की, वो ऋग्वेद से मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेदिक जो काल थे हमारा, वो आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, तो वो हमें जो प्राप्त हुई है वो मिली हमें ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में 26 नदियों का वर्णन है। आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया है कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन है, तो ये पूछा जाएगा 26 नदियों का वर्णन है। आपसे ये नहीं पूछेगा कौन कौन सी नदियों का वर्णन है या नहीं, ये पूछेगा कितनी नदियों का वर्णन है। तो आप बता दें कि 26 नदियों का वर्णन है हमारे ऋग्वेद में। और समाज जो हमारा ऋग्वेदिक काल का जो समाज था वो कैसा था, मातृ समाज प्रधान था या कि पितृ समाज। तो हमारा जो समाज था वो पितृ समाज था, यानी कि हमारे पिता की ही उसमें सर्वोपरि माना गया है। और जो हमारा ऋग्वेदिक काल है इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, यानी कि हमारा ऋग्वेद जो काल था इसमें वर्ण व्यवस्था में लोग वार दिए गए जाते थे। जैसे हमारा वर्ण व्यवस्था जो 4 प्रकार से मिलती है, जैसे सबसे ऊपर हमें ब्राह्मण को रखा गया, और फिर नंबर 2 पे क्षत्रियों को, और नंबर 3 पर वैश्यों को, और नंबर 4 पे शूद्रों को उनके काम के आधार पर रखा गया। और नंबर जो हमारा अगला पॉइंट है, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो हमारी एकदम आदर्श में थी। यानी कि ऋग्वेदिक काल में जो हमारी स्त्रियां थी वो राजनीतिक संस्थाओं, पढ़ाई और धार्मिक स्थानों पे वो चली जाकर थी, भाग लेती थी यानी। और ऋग्वेदिक काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी और मौखिक दी जाती थी। ऋग्वेदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो हमारी गुरुकुल में दी जाती थी। और अगला पॉइंट है हमारा कि विवाह विच्छेद नहीं था। ऋग्वेदिक काल में विवाह विच्छेद नहीं था। जैसे अब एक व्यक्ति 2-3 शादी कर लेता है, एक बाहर एक तो एक कहीं एक दूसरी कहीं, तो अब ऐसा नहीं था। पहले जो एक विवाह था एक पवित्र माना जाता था, तो जब विवाह विच्छेद नहीं था। अगला पॉइंट हमारा ऋग्वेदिक काल के लोग घुमंतु थे। ऋग्वेदिक काल जो काल था हमारा, वो जो वहाँ के जो लोग थे उस समय के, तो वो लोग जो थे वो घुमंतु थे। और ऋग्वेदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो हमारी कृषि और पशुपालन पर क्या थी, आधारित थी, उसी पर निर्भर थी, कृषि और पशुपालन पर। तो अब हमारा जो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा कि उत्तर वैदिक काल। आप इसको नोट कर लें जब तक। अगर आपने वो नोट कर लिया हो तो अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल पर। तो हमारा जो उत्तर वैदिक काल था उसका जो वहाँ टाइम लाइन है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। और इसका जो स्रोत है, उत्तर वैदिक काल का जो हमारा स्रोत है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से पाया जाता है। ध्यान रखना, ऋग्वेद से नहीं पाया जाता है। कहाँ का, उत्तर वैदिक काल का स्रोत। समाज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समाज। जो उत्तर वैदिक काल का जो समाज था वो कैसा था, तो जो हमारा उत्तर वैदिक काल का जो समाज था ये भी पितृ प्रधान था ऋग्वेदिक काल की तरह ही। और उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई। और हमारे ऋग्वेदिक काल में जो था वो वर्ण व्यवस्था थी, और हमारे उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था का वर्णन होने चालू हो गया। और उत्तर वैदिक काल मनोरंजन का साधन क्या था, उत्तर वैदिक काल का जो मनोरंजन करते थे लोग, तो कैसे करते थे, वो रथ दौड़ से करते थे, कुश्ती करवाते थे या संगीत सुनकर करते थे। उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे ये अपने मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराते रहते थे। तो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे ये खीर को, उत्तर वैदिक काल के लोग खीर को मीठा करने के लिए शहद का उपयोग करते थे।
काय का, शहद का प्रयोग करते थे। यानी कि खीर में क्या डाल देते थे, मीठा होने के लिए शहद डाल देते थे। और उत्तर वैदिक काल की जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, ये भी ऋग्वैदिक काल की तरह ही कार्यप्रति कृषि पर आधारित थी। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।